हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल अगम एजुकेयर पर। बच्चों, हम 2024 में आने वाले जो पेपर थे अंसाल पेपर, उसमें हम सेट नंबर 2 और आज हम पार्ट नंबर 2 करेंगे, जिसमें आपके 5 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। और इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है और 6 दो क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपके 5-5 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 5-5, यानी 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 5-5 नंबर के होंगे। ठीक है, कुल मिला के हम कह सकते हैं 50 नंबर 5-5 नंबर से कंप्लीट होंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इसका। तो आप लोग देखोगे, सबसे पहले जो इसका 5 का क्वेश्चन है, सभी खंड करने होते हैं इसमें भी, और 5 नंबर का क्वेश्चन होता है और आराम से कर लोगे, इतने ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। इसमें देखो, सबसे पहले सवाल दिया गया है, जिस सवाल दिया गया x² / 25 प्लस y²/9 बराबर 1 दिया गया से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको पता होना चाहिए, ये जो आकृति है हमारी, ये हमारी एक दीर्घवृत्त कहलाएगी। ठीक है, जिसमें ये जो इसकी तुलना हम x² / a² प्लस y² / b² = 1 से अगर कर दें तो हमें पता चल जाएगा a² बराबर 25, b² बराबर 9, और यहाँ से a बराबर 5 आएगा, b बराबर 3 आ जाएगा। इससे हम दीर्घाक्ष और लघुअक्ष निकाल सकते हैं। जो हमारा दीर्घवृत्त होगा बेटा, इसमें हम शीर्ष पता कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शीर्ष। ठीक है, ये अगर हमारा 5 आया है तो ये यहाँ पर 5,0 कह सकते हैं। ये अगर 3 आया है तो ये 0,3 कह सकते हैं। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई को हम दीर्घाक्ष बोलते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई को हम लघुअक्ष बोलते हैं। तो बेटा यहाँ से ये 5,0 है और इसका केंद्र 0,0 होगा। और जब ये 5,0 है तो अगर हम y अक्ष पर निकालें, x अक्ष पर निकालें, तो हम इसका फार्मूला एरिया का कर सकते हैं। जहाँ से जहाँ तक हम देखेंगे 0 से लेके 5 है, और यहाँ पर बाई dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाई dx होगा। यहाँ पर अगर हम 0 से लेके 5 तक अगर बात करते हैं तो ये एरिया हमारा निकलेगा, लेकिन हमें पूरे ही दीर्घवृत्त का निकालना क्षेत्रफल। ये तो है नहीं कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा उसका घिरा हुआ क्षेत्रफल नहीं पूछा गया, ये इस पूरे दीर्घवृत्त का पूछा गया। तो हम इस दीर्घवृत्त को निकालने के लिए अगर हम पता करें कि ये इस दीर्घवृत्त का कौन सा भाग होगा, तो ये चौथाई भाग होगा। ये हम कह सकते हैं ये 4 गुना होगा। ये जो हिस्सा होगा इसका अगर हम 4 गुना करते हैं तो इस पूरे दीर्घवृत्त का समीकरण वो एरिया हमें मिल जाएगा। तो आसान है। बाई का मान हम कहाँ से निकालेंगे बेटा? यहाँ से निकालेंगे। बाई का मान निकालने के लिए x² / 25 प्लस y² / 9 बराबर 1 से अगर हम y का मान निकाल लेते हैं तो y² / 9 बराबर 1 - x² / 25, और इससे मान निकालते हैं तो y² = 9, और यहाँ पर 25 एलसीएम मिलेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 25 - x²। y का मान निकालने पर 3 × 9 = 25, और अंडर रूट में हो जाएगा 25 को 5 का स्क्वायर लिख दो, चाहे बाद में लिख लेना, और ये हमारा y का मान निकल आएगा। क्या निकलेगा? y का मान निकल आएगा। बेटा यहाँ से हम 4 तो पहले से, और 3/5 यहाँ से आ जाएगा। कांस्टेंट को हम करेंगे बाहर, और इस y का मान रख देंगे यहाँ पर। क्या करेंगे? y का मान चलो यहाँ पर रख के देते हैं। कितना हो जाएगा? 3/5 अंडर रूट 25 - x² और dx। ओके, यहाँ से हम कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे। ये हो जाएगा 12/5 और 0 to 5 5 का वर्ग माइनस x² dx। यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, और जो कि हो जाएगा कितना? एरिया निकालेंगे 12/5 है पहले से। यहाँ पर सूत्र होता है 1/2 x अंडर रूट 25 - x² प्लस a² 25 हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a। x का मतलब हम कह सकते हैं x है, और a का मतलब 5 है, 5 का वर्ग है। यहाँ से लिमिट है 0 to 5। कितने हैं? 0 to 5 है। यहाँ से हल करेंगे इसको, ये 2 से कट जाएगा, 2 × 12 6/5 आ जाएगा, और यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो 5 अंडर रूट 25 - 5 का वर्ग 25 आ जाएगा, प्लस 25 साइन इनवर्स 5/5 माइनस 0 रखने पर ये पूरा 0 ही हो जाएगा। इसको हल करेंगे बेटा, ये 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, ये 6/5 है, जिस कारण ये 0 हो गया। ये 5 से 5 कैंसिल, 1 बचेगा। 1 का जो साइन में 1 मान होता है π/3 का होता है। किसका होता है? π/2 का। सॉरी, कितना होता है? π/2 का होता है। यहाँ से 5 से काटेंगे 5 × 25, 2 से काटेंगे 2 × 3 6, और ये 5 × 3 15 पाई आ जाएगा। क्या आएगा? 15 पाई हमारा वर्ग मात्रक आ जाएगा। ये वर्ग इकाई कह सकते हैं, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक आ जाएगा। एकदम आसान था क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर
आगे देखते हैं बेटा 5 का खा। 5 का खा नंबर देखेंगे, दिया गया है बेटा इसमें दो ऐसी संख्याएं जिनका योगफल 6 है। देखो यहाँ पर अपकलन का अनुप्रयोग से सवाल है ये। ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल 6 है तथा उनके घनों का योगफल एक न्यूनतम संख्या होगी। क्या होगी? न्यूनतम। दो संख्याएं निकालनी है, दो चीज़ें पूछी जाती हैं, एक तो संख्या पूछी जाती है, ऊपर से हम कह सकते हैं कि न्यूनतम या उच्चतम मान पूछा जाएगा उस वर्गों का या घनों का या कुछ भी दिया जाएगा उस इक्वेशन में। तो आसान सवाल होते हैं 5 नंबर का और बहुत ही आसान है, केवल ध्यान देना है थोड़ा सा। यहाँ पर देखो संख्याओं का योग अगर 6 है तो हम कह सकते हैं कि पहली संख्या अगर x है, कि पहली संख्या माननी पड़ेगी, पहली संख्या, क्योंकि संख्या हमें ज्ञात नहीं है। पहली संख्या अगर हमने x मान लिया तो दूसरी संख्या अपने आप आ जाएगी, जो कि होगी कितनी? दूसरी संख्या हमारी क्या आएगी? क्योंकि 6 है योगफल तो 6 माइनस x होगा। यहाँ पर अगर गुणनफल कहा जाता तो हम भाग कर देते, यहाँ पर अगर योग कहा गया तो माइनस कर देंगे। ठीक है, इसने कहा है कि इनके घनों का, यस मान लें या इसको कुछ भी मान लें, p मान लें, इनके घनों का योगफल, क्या इस संख्या को निकालना है, इनके घनों का योगफल, घनों का मतलब क्यूब का योगफल क्या आना चाहिए? निम्नतम आनी चाहिए, निम्निष्ट आना चाहिए। यहाँ से हमें x का मान निकालने के लिए सबसे पहले ds/dx करेंगे। अवकलन करना होगा, चाहो तो इस क्यूब को खोलने के बाद में x का मान निकाला जा सकता है। कितना आ जाएगा? 3x² माइनस इसमें आ जाएगा 6 माइनस x का होल स्क्वायर, और इस 6 माइनस एक्स का पुनः करेंगे तो ये 6 का 0 माइनस एक्स का 1 हो जाएगा, जिससे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको देखो 0 करने पर हम कह सकते हैं ये 3 कॉमन लेने पर यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इतना बचा है। यहाँ पर 0 3 x² प्लस इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 6 का वर्ग 36 प्लस x² माइनस 6 दूनी 12x, इतना आ जाएगा। इसको हल करने पर ये 0 3 बटन जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर बचाएगा कितना? 2x² माइनस 12x प्लस 36, कितना हो जाएगा? प्लस 36। चाहो तो इसमें 2 कॉमन और ले सकते हो, कितना कर सकते हो? 2 कॉमन ले सकते हो बेटा। कितना हो जाएगा? 2 कॉमन लेने के बाद में x² माइनस, क्योंकि हमें x का ही मान निकालना, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x² माइनस 2 छंग 12 और ये 18, कितना बचेगा? 18। अब 18 के ऐसे खंड, ये दो तो बट्टे में चला जाएगा। 18 के ऐसे खंड करो कि जोड़ने से 3 आए। कितने आए? 3 आए। 1 मिनट, यहाँ पे 36 प्लस का है ना, ठीक है। घनों का योगफल है, 1 मिनट, यहाँ पे घनों का योगफल है बेटा। क्या है? घनों का योगफल है। तो यहाँ पर बेटा ये प्लस का है, ठीक, अच्छी बात। ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस, और ये माइनस, ये माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, जिसके कारण ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का। अब आसान हो गया। यहाँ पर हम कह सकते हैं ये तो 0 हो गया, 3 तो बटन चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा कितना? -36 प्लस 12x। इसको हल करने पर ये 36 इधर आएगा प्लस का, और ये 12x, 12 3 36, x बराबर 3 आ गया। क्या आ गया? 3। यानी संख्याएं जो होंगी वो हमारी एक 3 होगी, एक 6 माइनस 3 3 हो जाएगी। दोनों ही संख्याएं 3 3 हो जाएंगी। एक तो आंसर यहाँ पे आ गया। दूसरा आंसर इसने पूछा है कि मान जो है कैसा निम्निष्ट होना चाहिए या न्यूनतम होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए। दूसरी बार जब अवकलन करेंगे और यही x का मान उसमें रखेंगे तो मान अगर निगेटिव आया तो उच्चिष्ट मान होगा, अगर पॉजिटिव आया तो कह सकते हैं निम्नतम या निम्निष्ट मान होगा। यहाँ पर d², चाहो तो इसको यहाँ से भी हल किया जा सकता है, अगर चाहो तो यहाँ पे हल कर लो। कितना हो जाएगा? d²s/dx², कितना हो जाएगा? 6x माइनस ये हो जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं, 2 बाहर आ जाएगा, 6 माइनस x, और इस 6 माइनस एक्स का पुनः करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस होने वाला है। ओके, यहाँ पर बेटा यहाँ पर हल करेंगे थोड़ा, तो ये 6x, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 का गुणा करेंगे तो 6 का गुणा 36 हो जाएगा, और माइनस 6x, ये 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, 36 आ गया। अगर चाहो तो x का मान इसमें रखोगे, क्योंकि x है नहीं यहाँ पर, तो ये हमारा कैसा मान होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव मान होने पर x का मान रखने पर ये पॉजिटिव मिल रहा था। ये मान जो आने वाला मान है वो कैसा होना चाहिए? निम्निष्ट। फिलहाल निम्निष्ट मान नहीं पूछा, अगर पूछा जाता तो यही मान हम इसी सवाल में रख देते, और वो जो घनों का योगफल है वो हमें निम्निष्ट मिल जाता। ओके, सवाल ये कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 का घा देखेंगे। तीसरा सवाल है इसका, 5 का घा नंबर। देखो इसमें एक सारणिक दिया गया, ऑपरेशन विधि लगाकर हमें लगाना होगा। जैसे ये सवाल दिया गया बेटा, x y z
और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई ये मान दिया गया। यहाँ पर बेटा बराबर में है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये मान दिया गया। ठीक है, अगर हम चाहें तो सबसे पहले ये मान निकाल सकते हैं ऑपरेशन लगा के। कैसे लगा सकते हैं ऑपरेशन? देखो हम इस रो को चेंज करेंगे क्योंकि सबसे बड़ी यही रो है, तो इसी को चेंज कर लेंगे। हम कह सकते हैं ये कौन सी रो है, ये तीसरी रो है। कैसे चेंज करेंगे बेटा? R1 प्लस R3 को जोड़कर। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इसको इससे जोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको जोड़ेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इसको जोड़ेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। एक तो चीज़ यहीं से मिल जाएगी। तो यहाँ पर बेटा क्योंकि हमें पहली और दूसरी रो को कुछ नहीं करना है, इसको जोड़कर यहाँ रखना है, तो एक्स वाई जेड हमें इसे रख देना है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी आ जाएगा। देखो हम किसी सरणी में किसी भी पंक्ति या स्तंभ से कॉमन ले सकते हैं अगर कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन मिल गया, एक चीज़ भी आ गई हमारी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। ठीक है, देखो जब भी 1 1 1 आ जाए कहीं भी स्तंभ या पंक्ति में, उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने होते हैं। यहाँ पर अगर 2 जीरो हो जाएंगे तो आसान हो जाएगा हल करने में। तो यहाँ पर ऑपरेशन से हम 2 जीरो कर लेते हैं। कैसे? इस कॉलम को चेंज करके, यानी C1 चेंज C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज भी करेंगे इसी प्रकार C2 माइनस C3 करके। कम से कम 2 हम कॉलम या रो चेंज कर सकते हैं। हमने चेंज कर ली जिससे ये जीरो मिल जाएगा जल्दी। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई जेड। ये एक मिनट यहाँ से घटा लेंगे, एक्स से वाई जाएगा, कितना बचेगा? एक्स माइनस वाई और ये वाई माइनस जेड। ये हम चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2 कॉलम ने चेंज कर लिए। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 1 से बन जाएगा 0, 1 से बन जाएगा 0, ये बना रहेगा। तीसरी जो कॉलम है उसको हमने चेंज नहीं किया है। यहाँ पर चाहो तो थोड़ा और हल कर सकते हो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड है हमारा। यहाँ पर देखो एक्स माइनस वाई है, इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ओके, यहाँ पर 0 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वाई माइनस जेड है, इस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को लिख सकते हैं वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड। यहाँ पर बेटा 0 है, ये जेड है, जेड स्क्वायर 1 है। देखो किसी भी पंक्ति या स्तंभ से हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड मिल गया हमें, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड हम कॉमन लेंगे, जो कॉमन लेने के बाद में बेटा यहाँ पर बचेगा 1, एक्स प्लस वाई बचेगा 0। तो है वाई कॉमन ले सकते हैं, 0 से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे वाई माइनस जेड से जाएगा तो ये 1 और यहाँ पे वाई प्लस जेड बचेगा और ये 0 है और ये तो भाई जैसे का तैसा हम उतार देंगे। अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ें आ गई, केवल एक चीज़ रहेगी। 3 चीज़ें आ गई, 4 चीज़ों में 3 चीज़ें आ गई और एक चीज़ रहेगी जेड माइनस एक्स, वो हल करके आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ हमें इस कॉलम से रो से हमें प्रसार करना है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। इस कॉलम से करने के लिए आपको 0 0 नहीं रखना है क्योंकि 0 रखने पर ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो 1 रखेंगे, 1 से पंक्ति और स्तंभ को छिपाएंगे तो ये हो जाए। ये छिपाने के बाद में इसका गुणा इसमें होगा वाई प्लस जेड माइनस इसका इसमें करेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई। ओके, इसमें देखो बेटा ये वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमें फाइनल आंसर मिल गया, क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। भाई यहाँ पर देख सकते हैं जेड माइनस एक्स, ये आंसर हमारा हो गया फाइनल। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन था, आसान था, केवल ऑपरेशन आपको आना ही चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 का घ देखेंगे। देखिए रेखिक असमका है, इसमें दिया गया एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 20 और x लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, और x और y के मान 0 से अधिक होने चाहिए, ये बात कही गई है। 0 या 0 के बराबर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा यहाँ पर 3 इक्वेशन है, आपको इसको सबसे पहले ये रैखिक असमका इसको समीकरण में चेंज करते हैं। क्या करते हैं? समीकरण में। तो x प्लस 3y इक्वल टू 60 दिया गया, x प्लस वाई इक्वल टू 20 दिया गया और इसको x माइनस वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, y को इधर पश्चांतर करने के बाद।
देखिए बेटा यहाँ पर कहा गया x + 3y = 60 है। इससे हम देख लेते हैं इसकी स्थिति कहाँ होगी, ये समीकरण कहाँ से होकर गुजरेगा। तो यहाँ पर x बराबर जब 0 रखते हैं तो y बराबर हमें जो मिलेगा वो 20 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 20। अगर हम y बराबर 0 रखते हैं, यहाँ से बिंदु 1 मिल जाएगा 0,20, यानी 0,20 से होकर जाएगा। अगर हम y बराबर 0 रखते हैं तो हमें x बराबर 60 मिलेगा। क्या मिलेगा? 60, यानी कि 60,0 से होकर जाएगा। ठीक है, दो बिंदुओं से होकर जाएगा। और किसी भी रेखा को खींचने के लिए हमें कम से कम दो बिंदु प्राप्त ही होने चाहिए, पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 0,20 है तो 0,20 मान लिया ये यहाँ पर है। ठीक है, और 60,0 0,20 ये मान लिया यहाँ पर है। 60,0 देखो इसके लिए ग्राफ होना चाहिए। ये तो यहाँ पर अंदाज़ा चल रहा है कितना कहाँ पे बिंदु होगा। ठीक है, ये बिंदु यहाँ पे हमने मान लिया और ये रेखा इस तरीके से होकर माना की जा रही है। ठीक है, दूसरा समीकरण हमारा x + y बराबर 20 है बेटा। तो यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर y बराबर 20 मिलेगा और y बराबर 0 रखने पर यहाँ पे बिंदु 1 हो जाएगा 0,20 और एक y बराबर 0 रखने पर भी x बराबर 20 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये 20,0 आ जाएगा, यानी ये 0,20 से होकर जाएगी और कहाँ मिलेगी? 20,0 पर। 20,0 लगभग यहाँ पे मान लेते हैं, 20,0 यहाँ पे माने ले रहे हैं। ठीक है, ये रेखा इस तरीके से होती हुई जाएगी, एक दूसरे को काटेगी नहीं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? 20,0 होगी। कहाँ पे काट रही? 0,20 पे काट रही। एक रेखा ये बेटा है x - y बराबर 0। अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर भी 0 मिलेगा, यानी 0,0 से ये रेखा होती हुई जाएगी। ठीक है, थोड़ा अंदाज के लिए अगर हम बात करें, x बराबर अगर हमने 20 ले लिया तो y बराबर भी 20 मिलेगा कि नहीं भाई? 20,20, यानी ये रेखा यहाँ से लगभग होती हुई जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो कहीं पर मान लो, क्योंकि यहाँ पर कोई ग्राफ नहीं निश्चित। अब देखो यहाँ पर एरिया कहाँ निकलेगा? देखो इस रेखा के लेस देन है, यानी इस रेखा के अंदर, इस रेखा के अंदर और इन दोनों रेखाओं के, इस रेखा के भी अंदर, इस रेखा के भी अंदर, है ना, इस रेखा के भी अंदर और इस रेखा के बाहर। कौन सी रेखा? इस रेखा के बाहर, यानी जो एरिया होगा वो ये होगा। और यहाँ से हम प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे, ये वाले बिंदु। ये निकालने के बाद में जो बिंदु मिलेंगे उससे हमें अधिकतम और न्यूनतम दोनों मान निकालने हैं। और भाई प्रतिच्छेद बिंदु तो निकाल सकते हो, x - y बराबर 0 है और ये कितना है? x + y बराबर 20 है। ठीक है, यहाँ से हम इसको हल करने के बाद में ये प्रतिच्छेद बिंदु निकलेगा और इसको और इसके साथ हल करने पर हमें ये बिंदु मिल जाएगा। दोनों बिंदु मिलने के बाद में इससे हमें z का मान निकाल लेना है और हमें न्यूनतम, जो सबसे कम मान होगा वो न्यूनतम होगा, जो सबसे अधिक होगा वो अधिकतम मान हो जाएगा। ठीक है, ये काम कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट है। इसमें दिया गया, देखो यदि फलन जो दिया गया f(x) बराबर दिया गया, ठीक है, क्या दिया गया? mod x - 2 अपान में x - 2 और x का मान जब 2 के बराबर नहीं होगा तब ये मान रखेंगे और 0 जब x का मान 2 के बराबर होगा। ठीक है, इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं f(x) = एक तो बात क्लियर है कि 0 कब होगा? जब x के बराबर 2 होगा। क्या हो? संतत की जांच करनी है बेटा। x बराबर 2 होगा तब हमारा 0 फलन का मान होना चाहिए। x का मान 2 नहीं होगा, यानी 2 नहीं होने का मतलब है या तो 2 से कम होगा या तो ज़्यादा होगा। ठीक है, या अगर हम कहें x का मान 2 से कम अगर होगा तो हम कह सकते हैं x का मान निगेटिव निकलेगा। अतः निगेटिव x - 2 अपान x - 2 ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है, x का मान जब 2 से अधिक होगा तो ये निश्चित पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव होने पर, कैंसिल होने पर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, संतत की जांच करने के लिए आपको क्या करना होता है? x बराबर 2 रखेंगे, f(x) बराबर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, संतत और अपकलनीयता की जांच करनी है। आपको ये पता होना चाहिए जो संतत नहीं होगा वो अपकलनीय भी नहीं होगा। तो यहाँ पर f(x) बराबर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। LHL जब निकालेंगे बेटा, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आपको यहाँ से देख लो, ये f(x) बराबर 0 आ गया। अगर ये 0 आया है तो LHL RHL भी इतना ही आना चाहिए, तब तो संतत होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पर LHL निकालेंगे बेटा, LHL या RHL निकालो, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट कैसे निकालनी होती है? लिमिट x टेंड्स टू, LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि हम निगेटिव की तरफ चलेंगे, यानी 2 से निगेटिव। किस में रखेंगे बेटा? f(x) में रखेंगे। और कितना निगेटिव? हम मान ले रहे हैं h निगेटिव। क्या है? h निगेटिव, यानी किस में रखेंगे? f(x) में, तो 2 - h हो जाएगा। h किसके बराबर? लगभग 0 के बराबर। जब 2 से कम होगा मान
तो हम मान क्या रख सकते हैं, -1। एच अगर इसमें है नहीं तो रख नहीं पाएंगे, यानी कि मान इसका -1 ही आ जाएगा। जब ये x बराबर 0 है, fx बराबर 0 है और ये -1 है, अतः ये संतत नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे fx, RHL निकालने की आवश्यकता नहीं है, RHL निकालना चाहो तो 1 आ जाएगा, तब ये तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो fx नॉट इक्वल टू LHL, अतः ये संतत नहीं है, अतः यह संतत नहीं है, नहीं है। ठीक है, जब संतत नहीं है तो ये अवकलनीय भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें LHL और RHL के मान अलग अलग हैं, अतः LHD और RHD के मान भी अलग अलग निकलेंगे, जो कि 1 और -1 ही आने वाला है। क्या आएगा, 1 और -1 आएगा, अतः ये अवकलनीय भी नहीं होगा और संतत भी नहीं होगा। ठीक है, ये 5 नंबर के क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 में भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसको और कंप्लीट करेंगे, देखेंगे आगे। 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें दिया गया, देखो अवकल समीकरण x प्लस 3y² dy/dx इक्वल टू y। देखो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि अवकल समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो डायरेक्ट dy के साथ में y आ जाता है और x के साथ dx आ जाता है। और सिंपल तरीका होता है, एक होता है बेटा समघातीय। क्या होता है, समघातीय, जिसमें x और y की घातें मिलाकर समान होंगी, तो y बराबर bx या x बराबर by के रूप में मानकर हम अलग अलग कर सकते हैं, किसी तीसरे चर में मानकर। एक ये तीसरा तरीका है जिसमें x और y सिंगल में होगा, कोई है ना, सिंगल में होगा, और उसको हमें देखकर लगाना होगा, और इसको हम बोलते हैं समाकलन गुणक वाले सवाल। क्या बोलते हैं, IF निकालना होता है इसमें। जैसे ये दिया गया x प्लस 3y² dy/dx इक्वल टू y। देखो इसमें देखते हैं x ज़्यादा है कि y ज़्यादा है, जो चीज़ कम होगी उसी के जैसा बनाएंगे। अगर x है सिंगल, क्योंकि y 2 बार दिया गया, x सिंगल है, तो dx/dy के रूप का बनाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर देखो x सिंगल है, अतः हमें dx/dy बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें dy/dx उधर ले जाना पड़ेगा। तो ये लगाएंगे तो ये हो जाएगा dx/dy। ठीक है, ये सिंगल में होना चाहिए, तो हम y का भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 3y² बराबर dx/dy। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये dx/dy प्लस माइनस कर देंगे, ये इधर आएगा माइनस का 1/x इक्वल टू 3y। क्या है, 3y। देखो इसको हम तुलना करते हैं तो ये p हमारा होता है। क्या होता है, p 1/y, ये q होता है, जिसको हम 3y बोल सकते हैं। यहाँ पर IF निकालते हैं सबसे पहले। क्या होता है, e⁻∫ p/dx। p अगर ये dy के रूप में, तो ये dy हो जाएगा, क्योंकि ये y वाला फलन है, dx/dy, तो ये p dy हो जाएगा। p का मान -1/y dy, ये हो जाएगा -log y। अगर बेटा यहाँ से माइनस हटाएंगे तो ये log 1/y आ जाएगा, और e⁻log x का मान x होता आता है, ये 1/y आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/y आएगा। तो IF का मान मिल गया। सूत्र होता है x इंटू IF IF इंटू Q इंटू dy प्लस c। dx नहीं होता बेटा, क्या होता है, dy। x इंटू IF कितना है, 1/y, IF 1/y, Q कितना है, 3y इंटू dy प्लस c। ये y से y कैंसिल हो जाएगा, ये x/y, ये 3 बाहर होगा, y का 1 का क्या हो जाएगा, y प्लस का c। एकदम सिंपल था सवाल, 5 नंबर का, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, 5 नंबर आसानी से मिल सकते हैं इसमें। अगला सवाल देखते हैं, प्रायिकता का है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 का देखो सिंपल है एकदम, 5 नंबर का एकदम ही आसान सवाल है। देखो ध्यान से सुनना है कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, जिनमें 230 लड़के हैं। कुल मिलाकर कितने हैं, 500 विद्यार्थी हैं, यानी कि लड़के प्लस लड़कियां, यानी कि छात्र और छात्राएं दी गई, जिसमें 230 लड़के हैं। क्या है, 230 लड़के हैं। यह ज्ञात हो कि 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं। कितने हैं, 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं। यह एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी लड़का हो और वो कक्षा 12 में पढ़ता हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो नंबर ऑफ यस हम कह सकते हैं, सैंपल स्पेस कितने हैं, 500, विद्यार्थी कितने हैं, 500, यानी चुनने में किसमें है, 500 विद्यार्थियों में चुनने हैं, जिसमें लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या, कुल मिला के लड़कों की संख्या जो कक्षा 12 में भी होंगे और साथ ही पूरे विद्यालय में होंगे, कितने, 230 हैं। कितने, 230 हैं।
ठीक है लड़कों। अगर हम बात करें लड़के चुनने की प्रायिकता तो 230/500 ये सही है कोई, लेकिन ये नहीं पूछा गया। उसमें लड़कों के बाद में ये भी पूछा गया कि कक्षा 12 में। अच्छा कक्षा 12 में, कक्षा क्लास कक्षा 12th में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कितने हैं, 20% हैं। क्या है 20%, तो प्रायिकता ही दे दी गई इसमें। क्या 20% का मतलब 20/100, यानी कि हम कह सकते हैं 1/5 ये हमारी कक्षा 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता है। ये क्या है, ये प्रायिकता है, प्रायिकता है बेटा, ठीक है प्रायिकता। परसेंटेज दी गई तो ये प्रायिकता दी गई जो कि कक्षा 12 में पढ़ते हैं। अब देखो इसमें संपूर्ण प्रायिकता का नियम लगेगा, संपूर्ण प्रायिकता के नियम से, संपूर्ण प्रायिकता के नियम से। देखो सबसे पहले हमें लड़का चुनना है, लड़का होना चाहिए प्लस जो है क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कक्षा 12 में पढ़ता हो। देखो संपूर्ण प्रायिकता हम कह सकते हैं कि लड़का चुनना पहली बात है, लड़का चुनना, फिर लड़का चुनने के बाद में और वह लड़का कक्षा क्लास 12th का हो, इसकी क्या प्रायिकता, की प्रायिकता, ठीक है। देखो लड़का चुनने की प्रायिकता, तो लड़के हमारे पास कितने हैं 230, क्या है 230, अनुकूलित गणना कितनी होगी 230, और कुल लड़के कितने हैं बेटा 500, क्या है 500। और इसके बाद लड़के, और वह लड़का जो है कहाँ का होना है, क्लास 12th का होना है। क्लास 12th का होने के लिए 1/5 साफ दिया गया, ठीक है। इसको हल करना है, आंसर हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 23/5 से गुणा करेंगे तो 250, कितना हो जाएगा 250। ये आंसर हमारा हो गया, आसान था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन पूछ दिया है, और प्रायिकता का क्वेश्चन इसी प्रकार बिल्कुल आसान ही पूछा जाता है, कठिन नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन नंबर अगला जो बेटा है वो दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 का गा नंबर 6 का गा क्या दिया गया, ए बराबर दिया गया बेटा, क्या दिया गया, ए बराबर दिया गया 1 3 3 1 3 3 1 4 3 1 4 3 और 1 3 4 1 3 4 ये दिया गया आव्यूह, ठीक है। इसमें कहा गया सिद्ध कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का गुणा करने के बाद में क्या आना चाहिए, माड ए आई आना चाहिए, क्या आना चाहिए, माड ए आई आना चाहिए। आसान है, 5 नंबर का एकदम आसान क्वेश्चन है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, इसके बाद मल्टीप्लाई करना है, इसका मान निकालना, फिर आई में इकाई तत्समक आव्यूह में मल्टीप्लाई करके इक्वल लाना होगा बेटा। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए लाना है, क्या लाना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए A11 क्या होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 4 चौको 16 3 दुर्गा 9 कितना कह सकते हैं 7। A12 निकालते हैं, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 4 एकम 4 3 एकम 3 1 आ जाएगा। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 एकम 3 4 एकम 4 -1, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे देखें, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 4 3 12 3 दुर्गा 9 12 -9 कितना जाएगा 3। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 4 एकम 4 3 एकम 3 कितना जाएगा 1 आ जाएगा। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 एकम 3 3 एकम 3 कितना जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 3 दुर्गा 9 4 3 12 -3 आ जाएगा। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 एकम 3 3 एकम 3 0 आ जाएगा। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 4 एकम 4 3 एकम 3 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको सबसे पहले हम बी बराबर लिखते हैं बेटा, क्या हो जाएगा 7 1 -1 3 1 0 -3 0 1। क्या करते हैं, बीच वाला किनारे वाला और बीच वाला, ठीक है, निशान चेंज करते हैं। अगर 0 है तो निशान नहीं चेंज होगा। और एडजॉइंट ऑफ ए हमारा कितना आ जाएगा बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, इसका परिवर्त पंक्ति को स्तंभ बनाया 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ठीक है, आसान है। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया हमने, क्या निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए। भाई मल्टीप्लाई करना, माड ए और निकाल लेते हैं अभी। माड ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माड ए निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 लिखेंगे, इसे छुपाएंगे, इसे 4 चौको 16, इसको ही नोट कर लेते हैं, ये 7 आएगा, क्या आएगा 7 आएगा, क्योंकि हम पहली पंक्ति से ही कर रहे हैं तो यही आने वाला है, तो 7 आएगा। बीच में -3 है, क्या आएगा 1 आएगा, और फिर इसका प्लस का 3 है और -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हल करने पर ये 7 एकम 7 -3 एकम 3 -3 ये आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो आई का गुणा जब 1 में किया जाएगा
3 3 6, 7 से 6 जाएगा 3। आई का मान जब 1 में किया जाएगा तो माड ए आई जो आने वाला है, माड ए आई आने वाला है वो आएगा 1 0 0 0 1 0, क्योंकि बेटा यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे तो आई ही मिल जाएगा, क्योंकि आई इकाई तस्म का भी जिसे हम कह सकते हैं एक मान होता है। ये मान आया है और निश्चित यहाँ पर जब इसका गुणा करेंगे तो इसका मान भी यही आने वाला है। गुणा तो आसानी से कर सकते हो, ठीक है। क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्या करना है, ए का गुणा एडजॉइंट ऑफ ए में करना है, जो कि क्या आने वाला है, यही आने वाला है, और हमारा सिद्ध हो जाएगा, 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा लिखने में बड़ा हो जाता है लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को ये करना चाहिए, आराम से कर लेना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर जो 6 का घा है, 6 का घा है, इसमें बेटा कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि n गुणे n, क्या दिया गया, n गुणा n, यानी कि नेचुरल से नेचुरल में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n से n में, क्या है, n से n में, नेचुरल से नेचुरल में एक ऐसा संबंध R है जहाँ जो दिया गया A कामा B का रिलेशन किसके साथ है बेटा, C कामा D के साथ। इस प्रकार है, ये इस प्रकार का निशान है, इस प्रकार है कि हम कह सकते हैं कि AB का मल्टीप्लाई BC के मल्टीप्लाई के, सॉरी AD का मल्टीप्लाई, हाँ AD का जो मल्टीप्लाई है वो हम कह सकते हैं BC के इक्वल टू है, किसके, BC के इक्वल टू है, यानी A और D का मल्टीप्लाई किसके बराबर आना चाहिए, B और C के मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर उदाहरण देकर ही बताना पड़ेगा, उदाहरण देकर ये तुल्यता संबंध रखते हैं, यानी कि स्वतुल्य भी होंगे, संक्रमक भी होंगे और कह सकते हैं सममित भी होंगे, ये बात कही गई। जैसे हम एक उदाहरण के लिए यहाँ पे मान ले 2 और 3 का रिलेशन इस प्रकार होना चाहिए कि हम कह सकते हैं यहाँ पर 4 अगर हमने मान लिया तो ये 6 मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, 6, क्योंकि अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 3 का 4 के साथ करते हैं, ये बराबर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बराबर। देखो यहाँ पर हमें ए बी और सी डी लिया हमने, क्योंकि ये लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दिया गया है, ये क्या है, ये दिया गया। इसी प्रकार हम कोई नई चीज़ और लेंगे, क्या लेंगे, देखो ए यहाँ हम कह सकते हैं ए कामा बी का रिलेशन सी कामा डी के साथ है, क्या है, मतलब ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हमें एक ऐसी चीज़ और लेनी पड़ेगी, एक ऐसी चीज़ लेनी पड़ेगी जिसमें x मतलब कि कह सकते हैं 4 कामा 6 का रिलेशन हम कह सकते हैं कि इस प्रकार होगा कि हम बात कर सकते हैं, अगर यहाँ पर हमने 3 ले लिया तो यहाँ पर हमें कितना लेना पड़ेगा, 6 3 18 और ये 4, ऐसा नहीं होगा, तो यहाँ पर 6 पंचे 30, यहाँ पर पहले हम ये ले लेते हैं 4 3 12, 6 दूनी 12, यानी 2 और 3 लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, 2 और 3 लेना पड़ेगा, जिसे जो कि ये दिया गया, ठीक है। यानी हम इक्वल भी ले सकते हैं, अतः ये जो इनका जो कॉम्बिनेशन है ये इसके बराबर है, अतः ये स्वतुल्य होगा। संक्रमक जब हम इसको इसके बराबर ले सकते हैं या इसको इसके बराबर ले सकते हैं, भाई हम इसको इसके साथ भी इस तरीके लिख सकते हैं और पलट के इसको इसके साथ भी लिख सकते हैं, तो सम्मित भी हो गया। तीसरी चीज़ अगर हम लेंगे कुछ, मतलब ये सम्मित भी हो गया और स्वतुल्य भी हो गया, क्योंकि हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। अगर हम मान लिया यहाँ पे 2 कामा 3 का रिलेशन 2 कामा 3 के साथ दिखा देते हैं तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये हमारा स्वतुल्य भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वतुल्य। और तीसरी चीज़ कोई भी अगर हम ऐसी कोई अंक ऐसा यहाँ पर रख सकते हैं तो ये उसके लिए भी सत्य हो जाएगा। अतः x और y एक नई चीज़ लेनी पड़ेगी, क्योंकि a b c d 4 चीज़ें तो दी गई हैं, तो हमें 2 चीज़ें और लेनी पड़ेंगी। हम p q मान सकते हैं, x y मान सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये तुल्यता संबंध दर्शा रहे हैं तो वो भी तुल्यता संबंध दर्शाएंगे, आप लोग ये जानते होंगे। आगे देखें लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 6 का लास्ट है इंगिया, 6 का इंगिया देखते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो दिया गया रेखाएं R इक्वल टू दिया गया बेटा I + 2j - 4k, I + 2j - 4k और प्लस लैम्डा 2i + 3j + 6k ये दिया गया। एक और इक्वेशन दी गई, समीकरण दिया गया जो कि है कितना, 3i, ये सही है, एकदम चेक कर लेना है। और ये दिया गया तो 3i + 3j - 5k, 3i + 3j - 5k,
क्या हो जाएगा 5k, और प्लस म्यू लिख सकते हैं, कितना दिया गया 2i प्लस 3j प्लस 6k। देखो लगाने का तरीका हम बता रहे हैं। देखो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए क्या पूछी गई बेटा, न्यूनतम दूरी पूछी गई। क्या पूछी गई, न्यूनतम दूरी। अब 5 नंबर का या 8 नंबर का क्वेश्चन ही आता है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। इसमें ये जो पहले मान होते हैं ये a1 a2 है। a1 कितना देगा i प्लस 2j माइनस 4k, a2 दिया गया 3i प्लस 3j माइनस 5k, b1 b2 दिया गया, b1 का मान बेटा इसके साथ में जो लिखा है 2i प्लस 3j प्लस 6k, b2 जो दिया गया बेटा वो क्या है 2i प्लस 3j प्लस 6k। देखो a1 a2 b1 b2 दिया गया हमारा। यहाँ पर हमें देखो जो न्यूनतम दूरी का फार्मूला है वही पता होना चाहिए, बाकी एकदम आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक चीज़ हमने यहाँ पर देखी, जो b1 b2 के मान वो क्या है बेटा, सेम है। क्या है, सेम है। तो ये जो मान होगा इसको हम अकेले b के बराबर लिख सकते हैं। किसके, b के बराबर लिख सकते हैं। तो इसका फार्मूला जो होगा वो अगर फार्मूला पता है तो आसानी से कर लोगे। यहाँ पर क्रॉस गुणन भी नहीं करना है इसका, ठीक है। क्या करना है, हमें a2 माइनस a1 करना है, और यहाँ पर डॉट का गुणन नहीं है। वैसे सूत्र में क्या होता है, डॉट b1 क्रॉस b2, क्योंकि b1 और b2 के मान आपस में बराबर है, अतः यहाँ पर हम डॉट का गुणा नहीं क्रॉस का गुणा लगाएंगे, और यहाँ पर b का मान रख देंगे। क्या रख देंगे, b का मान। अपान में बेटा यहाँ पर हो जाएगा b का मान, ये जो मान है ये हमारा b का मान ही होगा। अपान में क्या हो जाएगा, मॉड b। क्या हो जाएगा, मॉड b। और ये पूरा जो है मॉड में होता है, यानी कि ये अगर नेगेटिव आया तो इसको पॉजिटिव कर लेना है। क्या कर लेना, पॉजिटिव। तो a2 माइनस a1 बेटा निकाल लोगे, 3i से 2i जाएगा 2i, प्लस 3j से j जाएगा, कितना बचेगा 2j जाएगा, कितना j बचेगा, माइनस 5k प्लस कितना हो जाएगा माइनस का k, और डॉट हो जाएगा, सॉरी क्रॉस हो जाएगा किसके साथ, और ये सभी मॉड में होगा। क्या होगा, मॉड में, ठीक है। एक बात यहाँ पर b1 और b2 का मान कितना दिया गया 2i प्लस 3j प्लस 6k, ठीक है। और मॉड में इसी को लिख सकते हैं 2i प्लस 3j प्लस 6k, ठीक है। यहाँ पर जो भी आएगा वो प्लस का ही रहेगा। देखो यहाँ पर ये जो आएगा क्रॉस में, क्योंकि इसका जो क्रॉस गुणन होगा तो सदिश संख्या ही मिलने वाली है। जो भी आएगा उसका मान निकालना, इसका मान निकालना है, भाग देकर जो भी बटे में ही आंसर आएगा। और आंसर हमारा क्योंकि दूरी है, दूरी के ऋणात्मक नहीं होती, अतः ये पॉजिटिव ही आंसर मिल जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए और वीडियो देखने के लिए। आप लोग अगर नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, कमेंट करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।